हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आज मोहम्मद बिन जायद यानी MBZ को मुल्क के प्रेसिडेंट के तौर पर चुन लिया गया है। कल उनके सौतेले भाई शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का इंतकाल हो गया था। इसके बाद मुल्क भर में 40 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने सितंबर 2020 में इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए थे। आज के इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कि वेस्टर्न मीडिया नए प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद की क्या क्या खूबियां बता रहे हैं। इससे ये समझना काफ़ी आसान हो जाएगा कि इजराइल और वेस्टर्न ममालिक एमिरेट्स के नए बादशाह में क्या क्या खूबियां देख रहे हैं। इससे ये भी समझना आसान हो जाएगा कि UAE के नए प्रेसिडेंट से वो क्या क्या काम लेना चाहते हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान को अमेरिका और इजराइल के नज़दीक तक पहुंचाने में मोहम्मद बिन जायद का अहम रोल रहा है। आज से पहले तक वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस थे। आज से वो मुल्क के प्रेसिडेंट बन गए हैं। आने वाले वक्त में बिल्कुल इसी तरह सऊदी अरब में भी ऐसा ही होने के इम्कान है, जब वहां के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज नहीं रहेंगे। अगर मौजूदा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS के अमेरिका से ताल्लुकात ठीक रहे तो उनका सऊदी अरब का राजा बनना तय है। आखिर तक जरूर देखें। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द जरूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक UAE की सुप्रीम काउंसिल ने आज अबू धाबी के रूलर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को UAE का प्रेसिडेंट चुन लिया है। फेडरल सुप्रीम काउंसिल ने आज एक राय से ये फैसला लिया। काउंसिल ने अबू धाबी के अल मुशरिफ पैलेस में मीटिंग की, जिसकी सदारत डिप्टी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और दुबई के रूलर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने की। प्रेसिडेंट मामलों की मिनिस्ट्री के जरिए जारी एक बयान में कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को एक राय से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट के तौर पर मरहूम शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के जानशीन के तौर पर चुना गया है। इस ऐलान के बाद शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और दुबई के रूलर और दुबई के क्राउन प्रिंस और दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदर शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने शेख मोहम्मद बिन जायद को प्रेसिडेंट बनने पर मुबारकबाद दी है। आइए अब ये समझते हैं कि वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न हुकूमतों की नज़र में मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान क्यों अहम हैं और वो उनसे क्या खिदमत लेना चाहते हैं। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए मोहम्मद बिन जायद का एक प्रोफाइल आर्टिकल जारी किया गया है, जिससे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी शख्सियत और सोच वेस्टर्न मुल्कों की नज़र में कैसी है। इससे आपको ये भी समझने में आसानी होगी कि वेस्टर्न मुल्क अरब मुल्कों में किस तरह के लोगों को बादशाहों के तौर पर देखना चाहते हैं। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मजबूत लीडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मिडिल ईस्ट में नए तरीके के री अलाइनमेंट यानी नया ताकत का बैलेंस बनाने में लीडिंग रोल अदा किया है, जिसके तहत इजराइल के साथ मिलकर एक नई ईरान मुखालिफ धुरी बनाई है। इस तरह से उन्होंने मिडिल ईस्ट में सियासी इस्लाम के बढ़ते तूफान को रोका है। डोनाल्ड ट्रंप के आखिरी दिनों में सितंबर 2020 में मोहम्मद बिन जायद ने न सिर्फ खुद बल्कि बहरीन को भी साथ लेकर इजराइल के साथ अब्राहम समझौते पर दस्तखत करके ताल्लुकात नॉर्मल किए थे।
उसके बाद ही सूडान और मोरक्को ने भी इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए थे। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के जरिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नए प्रेसिडेंट 61 साल के मोहम्मद बिन जायद की प्रोफाइल में बताया गया है कि डी फैक्टो रूलर के तौर पर वे बरसों से पर्दे के पीछे काम करते हुए उन्होंने मुल्क की फौज को हाई टेक्नोलॉजी फौज में बदला है, जिसने मुल्क की तेल की दौलत और तिजारत के मरकज के तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर अमीरात के असर को और बढ़ाया है। मोहम्मद बिन जायद ने ऐसे वक्त में हुकूमत संभालनी शुरू कर दी थी जब उनके सौतेले भाई प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद को 2014 में दिल का दौरा पड़ने के बाद वे बीमार रहने लगे थे। रॉयटर्स ने अमेरिका की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में साबिक एम्बेसडर बारबरा लीव के हवाले से कहा है कि मोहम्मद बिन जायद बहुत ही अलग किस्म के गैर मामूली नज़रिए के मालिक हैं। उनका समझना है कि खाड़ी के अरब बादशाह अब अपने सबसे अहम सपोर्टर अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका ने 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान मिस्र के सदर हुस्ने मुबारक को तनहा छोड़ दिया था। रॉयटर्स ने अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट बराक ओबामा की याददाश्तों यानी मेमोयर्स वाली किताब के हवाले से बताया है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी में अपने बेस से शेख मोहम्मद बिन जायद ने उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा को खामोशी से यह वार्निंग जारी कर दी थी कि वे खाड़ी में बादशाहतों के खिलाफ होने वाली बगावतों को सपोर्ट ना करें। ओबामा ने अपनी किताब में MBZ को सबसे समझदार खाड़ी के लीडर के तौर पर बताया है। अमेरिका की मौजूदा जो बाइडेन सरकार में फॉरेन मिनिस्ट्री के एक अफसर ने, जिसका हाल के महीनों में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से नजदीकी ताल्लुक रहा है, ने मोहम्मद बिन जायद को एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर बताया है जो किसी भी बातचीत में तारीखी रुख पैदा कर देते हैं। उन्होंने कहा कि वो न सिर्फ मौजूदा वक्त के बारे में बात करते हैं बल्कि बरसों और दहाइयों और कुछ मामलों में वक्त के साथ चलने की बात करते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक मोहम्मद बिन जायद ने मिस्र में हुस्ने मुबारक की सरकार के बाद पहले चुने हुए मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुर्सी को 2013 के फौजी तख्ता पलट को सपोर्ट किया था और सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान को 2017 में क्राउन प्रिंस बनवाकर हुकूमत में लाने में मदद की थी और उन्हें अमेरिका के सामने ये कहते हुए पेश किया था कि वो उनके साथ मामलात आगे बढ़ा सकते हैं और सऊदी अरब को बाहरी दुनिया के सामने खोलने का काम सिर्फ वही कर सकते हैं। रॉयटर्स आगे लिखता है कि उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ गर्मजोशी के ताल्लुकात के दौर में इन दोनों खाड़ी के लीडर्स यानी MBS और MBZ ने ईरान के खिलाफ अमेरिका की तरफ से मैक्सिमम दबाव की पैरवी की। मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करने के लिए पड़ोसी कतर का बायकॉट किया और यमन में ईरान के असर वाले हूथियों को कमजोर करने की कोशिश के तहत महंगी जंग शुरू कराई और 2020 में इजराइल के साथ बहरीन के साथ मिलकर ताल्लुकात नॉर्मल करने से पहले UAE ने सोमालिया से लीबिया और सूडान तक सभी जंगों में भी कदम रखा। एक डिप्लोमेट ने रॉयटर्स को बताया है कि अरब मुल्कों के इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए अब्राहम समझौते ईरान से साझा दुश्मनी की वजह से किए गए थे। रॉयटर्स ने आगे लिखा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद की स्ट्रेटेजिक सोच अलग है। डिप्लोमेट्स और सियासी जानकारों का कहना है कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की स्ट्रेटेजी का हिस्सा हैं। उसके बावजूद MBZ अपने फायदे के लिए आज़ाद तरीके से फैसले लेने से भी नहीं झिझकते। यूक्रेन क्राइसिस में उन्होंने अमेरिका से अलग यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग से अलग रहने का फैसला किया। उन्होंने अमेरिका के दबाव के बावजूद सऊदी अरब के साथ मिलकर तेल की पैदावार बढ़ाने के खिलाफ फैसला लिया है। एमिरेट्स ने अमेरिका के दबाव की फिक्र किए बगैर लीबिया में खलीफा हफ्तार को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज हुकूमत के खिलाफ मदद की है। एमिरेट्स ने सऊदी अरब से भी अलग फैसला करते हुए यमन से अपनी फौज वापस बुलाई है। सूडान में जब प्रेसिडेंट उमर हसन अल बशीर ने इस्लामिस्ट दोस्तों को छोड़ने से इनकार कर दिया तो एमिरेट्स ने उनके खिलाफ 2019 में तख्ता पलट भी करा दिया। रॉयटर्स बहुत ही दिलचस्प बात का जिक्र करते हुए लिखता है कि हालांकि MBZ का कहना है कि वो अपनी जवानी में इस्लामी नज़रियात की तरफ झुकाव रखते थे, लेकिन फिर भी वे मुस्लिम ब्रदरहुड को मिडिल ईस्ट में अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा समझते हैं।
सऊदी अरब की तरह अमीरात ने भी 1960 की दहाई में मिस्र में सताए गए मुस्लिम ब्रदरहुड के मेंबर्स को पनाह देने के बाद ब्रदरहुड पर धोखे का इल्जाम लगाया, क्योंकि वे मेजबान मुल्कों में सियासी बदलाव के लिए काम करने लगे थे। विकीलीक्स के मुताबिक अमरीकी अफसरों के सामने बात करते हुए मोहम्मद बिन जायद ने 2007 में कहा था कि मैं एक अरब हूं, मैं एक मुसलमान हूं और मैं इबादत करता हूं, और 1970 और 1990 की दहाई की शुरुआत में मैं उनमें से ही एक था। मेरा मानना है कि इन लोगों का एक अलग ही एजेंडा है। रॉयटर्स का कहना है कि अमीरात और ब्रिटेन के सेंडहर्स्ट में मिलिट्री ऑफिसर्स कॉलेज में पढ़े शेख मोहम्मद बिन जायद का इस्लाम पसंदों के सिलसिले में नज़रिया उस वक्त बदल गया जब 2001 में अमेरिका में हुए टेररिस्ट हमलों में एमिरेट्स के 2 शहरियों के जहाज़ों को हाईजैक करने वाले 19 में से शामिल होने की बात सामने आई। आपको बता दूं कि अमेरिका के मुताबिक उन हमलों में 15 सऊदी अरब के शहरी भी शामिल थे। आपको याद दिला दूं कि सितंबर 2021 में अल जजीरा ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें दावा किया गया था कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खाड़ी के किनारे अंडरग्राउंड एक इजरायली फौजी शहर बनाया गया है। यूएई के खुफिया महकमे से हासिल जानकारी का हवाला देते हुए बताया गया था कि इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2019 की शुरुआत से मोहम्मद बिन जायद के साथ एक खुफिया समझौते के तहत अंडरग्राउंड फौजी अड्डा बनाना शुरू किया था। इस अंडरग्राउंड फौजी अड्डे में सबसे मॉडर्न तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। यह छावनी 330 मीटर की गहराई में मौजूद है ताकि इसे कोई मिसाइल हमला तबाह ना कर सके। यह भी दावा किया गया था कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इजराइल का खुफिया अड्डा ईरानी खतरे का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। खुफिया दस्तावेजों के हवाले से बताया गया था कि फौजी हथियार यूएई में मुख्तलिफ कमर्शियल और सिविल एविएशन कंपनियों की आड़ में इंडस्ट्रियल कार्गो के तौर पर लाए जा रहे हैं और इस फौजी अड्डे में रखे जा रहे हैं। कार्गो की आड़ में फौजी सप्लाई सीधे अंडरग्राउंड बेस में भेजी जाती है। मजे की बात यह है कि दुबई पुलिस के टॉप अफसरान को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इस अंडरग्राउंड फौजी शहर के बारे में कुछ नहीं पता है। आपको बता दूं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात का ऐलान सितंबर 2020 में हुआ था, जबकि एमिरेट्स में इजरायली खुफिया अंडरग्राउंड फौजी अड्डे के बनने की खबर 2019 की है। यानी आपसी ताल्लुकात के बाकायदा सरकारी तौर पर ऐलान से पहले ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल इतने नज़दीक थे कि खुफिया फौजी अड्डा बनाया जा रहा था। आपको याद दिला दूं कि इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल होने के बाद मोहम्मद बिन जायद की ही हुकूमत में कई हज़ार इजरायली यहूदियों को बिना इजरायली सिटीजनशिप छोड़े अपनी सिटीजनशिप दी गई थी। ये इजरायली यहूदी अब सभी जीसीसी मुल्कों में बिना वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। अप्रैल में हमने आपको इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट के हवाले से बताया था कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यहूदियों के लिए अलग पूरा मोहल्ला बनाने की तैयारी है। आपने देखा कि इस पूरी बैकग्राउंड के साथ वेस्टर्न हुकूमतों की नज़र में मोहम्मद बिन जायद बेहतरीन प्रेसिडेंट साबित होंगे। अब तक वो उनके लिए बहुत कुछ खिदमत कर चुके हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में उनके प्लान पर अमल करने में वो बहुत ही मजबूती से काम कर रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इजराइल और वेस्टर्न मुल्कों को अरब मुल्कों में किस तरह के बादशाह चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।